Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर 8 साइकोलॉजी एंड लाइफ स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखो ये जो चैप्टर है साइकोलॉजी एंड लाइफ, ये CUET एग्जाम के सिलेबस में है, तो पूरा चैप्टर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। इसके बाद मैं आपको MCQ सीरीज में भी ये चैप्टर प्रोवाइड करूंगी। चैप्टर 9 भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि 8 और 9 ये दोनों चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दोनों ही चैप्टर्स मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ साइकोलॉजी एंड लाइफ में हम क्या पढ़ेंगे। देखो साइकोलॉजी एंड लाइफ में हम ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट में क्या रिलेशन होता है, किस तरह से इन दोनों में इंटरेक्शन होता है। देखो ह्यूमन और एनवायरनमेंट ये दोनों ही एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। एनवायरनमेंट ह्यूमन पर डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, इसी तरह से ह्यूमन बिहेवियर भी एनवायरनमेंट पर इफेक्ट डालता है। देखो एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है ह्यूमन पर, इसे मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम दो बच्चों को कंपेयर करते हैं जो बड़े होते हैं अलग अलग फिजिकल एनवायरनमेंट में। एक बच्चे के फिजिकल एनवायरनमेंट में कलरफुल टॉयज हैं, बुक्स हैं और पिक्चर्स हैं, जबकि दूसरे बच्चे के फिजिकल एनवायरनमेंट में बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं। तो क्या दोनों बच्चों की कॉग्निटिव स्किल में एक जैसा डेवलपमेंट होगा? क्या दोनों बच्चों का एक जैसा परसेप्शन होगा, एक जैसा एटीट्यूड होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों बच्चों को अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट प्रोवाइड किए गए थे। जिस बच्चे ने लग्जूरियस एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस किया है उस बच्चे का परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा दूसरे बच्चे से जिसने लाइफ में हार्डशिप्स फेस की हैं। दोनों बच्चों के कॉग्निशन में, उनके परसेप्शन में, उनके एटीट्यूड में और उनके बिहेवियर में डिफरेंस होगा। तो यही होता है एनवायरनमेंट का इफेक्ट ह्यूमन पर कि जैसा एनवायरनमेंट ह्यूमन को प्रोवाइड किया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। इसी तरह से ह्यूमन का बिहेवियर भी एनवायरनमेंट पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। वो कैसे इफेक्ट करता है? देखो ह्यूमन के बिहेवियर की वजह से एयर पोल्यूटेड हो रही है, वाटर पोल्यूटेड हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन है, अनसेटिस्फैक्टरी वेज ऑफ गार्बेज डिस्पोजल हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? रिजल्ट हो रहा है हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ डैमेज हो रही है। फिजिकल हेल्थ कैसे डैमेज होती है? देखो जब हर चीज आपको पोल्यूटेड मिलेगी तो आपको कोई ना कोई बीमारी जरूर पकड़ लेगी और जब बीमारी पकड़ लेती है तो पर्सन को स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस की वजह से उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। तो एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पर, हमारी वेलबींग पर और हमारी हेल्थ पर। अगर एनवायरनमेंट हेल्दी है तो हम भी हेल्दी होंगे, हमारा बिहेवियर भी हेल्दी होगा, हमारा एटीट्यूड भी हेल्दी होगा और हम साइकोलॉजिकली भी स्ट्रोंग होंगे। तो समझ आया आपको किस तरह से एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग का रिलेशन है? ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि अगर एनवायरनमेंट सेफ है तो हमारी लाइफ भी सेफ है। क्लियर? तो देखो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, वो मैं आपको वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहली टर्म आती है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या होती है? It is a branch of psychology that deals with various psychological issues pertaining to human environment interaction. देखो environmental psychology में वो सारे इश्यूज स्टडी किए जाते हैं जो ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन से रिलेटेड होते हैं कि किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर इम्पैक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट पर और किस तरह से एनवायरनमेंट का इफेक्ट हो रहा है ह्यूमन लाइफ पर। तो सारे इश्यूज स्टडी करने वाली ब्रांच को हम कहते हैं एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। दूसरी टर्म आती है एनवायरनमेंट। इट रेफर्स टू ऑल दैट इज अराउंड अस इंक्लूडिंग फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? देखो जो भी चीज हमारे
हमारी सराउंडिंग में है, जो भी हमारे आसपास है, वो सब होता है एनवायरनमेंट। इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या आएगा? प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मिनरल्स हैं, सोइल है। इस तरह से जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, जिन चीजों का हम यूज करते हैं, वो सब आएंगे फिजिकल एनवायरनमेंट में। दूसरे आते हैं सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में डेमोग्राफिक फैक्टर्स आते हैं, जैसे पॉपुलेशन है, फैमिली है, लाइफ साइकिल है। तो ये सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं एनवायरनमेंट में। तीसरा आता है कल्चरल एनवायरनमेंट। कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या होता है? हमारे बिलीफ आते हैं, कस्टम आती है, ट्रेडिशन आती है, वैल्यूज आती हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स मिलकर बनता है एनवायरनमेंट। क्लियर? नेक्स्ट टर्म आती है इकोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी, देखो आप लोगों ने इसे साइंस में भी पढ़ा होगा। इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी में हम एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग के रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरह से एनवायरनमेंट हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस तरह से हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इकोलॉजी में हम लिविंग बीइंग और एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखो, एनवायरनमेंट को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है नेचुरल एनवायरनमेंट और दूसरा है बिल्ट एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट, ये आपको नाम से ही पता लग रहा है, अनटच्ड बाय ह्यूमन हैंड्स। ऐसा एनवायरनमेंट जो ह्यूमन के द्वारा क्रिएटेड नहीं है, जो नेचुरल है। जैसे माउंटेन है, फॉरेस्ट है, रिवर है, लैंड है, प्लांट है, एनिमल्स है। तो ये सारा क्या है? ये है नेचुरल एनवायरनमेंट। और दूसरा आता है बिल्ट एनवायरनमेंट। बिल्ट एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। ऐसा एनवायरनमेंट जो ह्यूमन बीइंग ने डिजाइन किया है नेचुरल एनवायरनमेंट में से, वो होता है बिल्ट एनवायरनमेंट। जैसे बिल्डिंग है, डैम है, ब्रिज है, रोड है। तो इस तरह से जो भी ह्यूमन बीइंग की माइंड की क्रिएशंस हैं, वो सारे आएंगे बिल्ट एनवायरनमेंट में। क्लियर? अब देखो, जो बिल्ट एनवायरनमेंट है, ये इन्वॉल्व करता है एनवायरमेंटल डिजाइन, एंड डिजाइन कंटेन सम साइकोलॉजिकल फीचर्स। देखो, जब नेचुरल एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं तो उसमें तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम बिल्ट एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन माइंड का यूज होता है, ह्यूमन माइंड की क्रिएटिविटी दिखाई देती है, और इस डिजाइन में कुछ साइकोलॉजिकल फीचर्स हैं। तो कौन कौन से फीचर्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। पहला फीचर आता है क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन माइंड इज एक्सप्रेस्ड इन वर्क ऑफ आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर्स एंड सिविल इंजीनियर्स। देखो, ह्यूमन माइंड की क्रिएटिविटी हम तीन चीजों में नोटिस करते हैं। पहली आती है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्ट में आते हैं ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, शॉप्स। तो इस तरह से ये सारी क्रिएटिविटी है ह्यूमन माइंड की। दूसरा आता है टाउन प्लानर्स। देखो, जब कोई कॉलोनी बसाई जाती है तो ये चेक किया जाता है कि इस कॉलोनी में कितने घर होंगे, घरों के बीच कितना डिस्टेंस होगा, जो रोड होगा वो कितना चौड़ा होगा, कितने यहाँ पर हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, कितने यहाँ पर बच्चों के लिए पार्क खोले जाएंगे, स्कूल्स बनाए जाएंगे। तो ये सब आता है टाउन प्लानिंग में। और तीसरा आता है सिविल इंजीनियर्स। सिविल इंजीनियरिंग में आते हैं रोड, बिल्डिंग, ब्रिजेस, कैनाल्स, डैम्स। तो इस तरह से ये सारी क्रिएटिविटी है ह्यूमन माइंड की, ये सब आएगा बिल्ट एनवायरनमेंट में। बिल्ट एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो ह्यूमन माइंड अपनी क्रिएटिविटी से नेचुरल एनवायरनमेंट में से मॉडिफाई करता है, वो होता है बिल्ट एनवायरनमेंट। अब देखो, इसमें सेकंड फीचर आता है बिल्डिंग ऑफ डैम टू रेगुलेट फ्लो ऑफ रिवर। ये भी ह्यूमन माइंड का ही क्रिएशन है। ह्यूमन माइंड डैम बनाता है रिवर पर। रिवर क्या है? रिवर एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसमें जो वाटर फ्लो होता है वो नेचुरल होता है, लेकिन ह्यूमन माइंड से उस वाटर पर कंट्रोल किया जा सकता है
डैम बनाकर उस फ्लो को रोका जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है डैम के थ्रू। तो रिवर के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए जो डैम बनाए जाते हैं ये भी बिल्ट एनवायरनमेंट का एक फीचर है, क्योंकि ये ह्यूमन माइंड की क्रिएटिविटी है। और थर्ड फीचर आता है डिस्टेंस बिटवीन हाउसेस इन अ कॉलोनी, लोकेशन ऑफ रूम विद इन होम, अरेंजमेंट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेटिंग। देखो, जब बिल्ट एनवायरनमेंट डेवलप किया जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो कॉलोनी में हाउसेस बनाए जा रहे हैं उन हाउसेस के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। दूसरा, लोकेशन ऑफ रूम विद इन होम, घर में जो रूम बनाए जा रहे हैं उन रूम की क्या लोकेशन है, कहाँ पर किचन बनाई जाएगी, कहाँ पर वॉशरूम बनाया जाएगा, कहाँ पर बेडरूम बनाया जाएगा, ये सब क्या है, ये सब बिल्ट एनवायरनमेंट है। तीसरा आता है अरेंजमेंट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेटिंग। देखो, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग में भी बिल्ट एनवायरनमेंट का ही रोल होता है, उसी की ही क्रिएटिविटी होती है। अगर आप कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, इसी फॉर्मल सेटिंग में जा रहे हैं, तो वहां पर आपको अरेंजमेंट डिफरेंट मिलेगा। अगर आप कोई इनफॉर्मल सेटिंग में जा रहे हैं, जैसे किसी की वेडिंग अटेंड करने जा रहे हैं, तो वहां पर आपको डिफरेंट सेटिंग मिलेगी। तो ये क्या है, ये है ह्यूमन माइंड का क्रिएशन जो आता है बिल्ट अप एनवायरनमेंट में। अब मैं आपको बता रही हूँ स्टोकहोल्म्स 3 अप्रोचेस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। देखो, स्टोकहोल्म्स ने 1990 में 3 अप्रोचेस दिए थे ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप से रिलेटेड। क्या ये 3 अप्रोच थे, क्या इन्होंने बताया है, ये मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहला अप्रोच है मिनिमल पर्सपेक्टिव। फिजिकल एनवायरनमेंट हैज नेग्लिजिबल ऑन ह्यूमन बिहेवियर, हेल्थ एंड वेलबींग। देखो, मिनिमलिस्ट का मतलब होता है नेग्लिजिबल, यानी जीरो। देखो, मिनिमलिस्ट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसका ह्यूमन के बिहेवियर पर, ह्यूमन की हेल्थ पर और ह्यूमन की वेलबींग पर किसी तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। यानी फिजिकल एनवायरनमेंट का ह्यूमन के बिहेवियर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता है। तो ये है मिनिमलिस्ट का पर्सपेक्टिव। दूसरा आता है इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव। फिजिकल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट फॉर यूज बाय ह्यूमन बीइंग फॉर देयर कंफर्ट। इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव का क्या मानना है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट एग्जिस्ट होता है वो ह्यूमन बीइंग के यूज के लिए एग्जिस्ट होता है। ये यूज पर फोकस करते हैं, क्योंकि जो चीजें ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं वो सारी नेचुरल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट होती है, वो ह्यूमन के कंफर्ट के लिए प्रोवाइड की जाती है। जैसे एनवायरनमेंट में वाटर प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, फिर जो एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, वो ह्यूमन को नेसेसरी चीजें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन बीइंग के यूज के लिए होता है। तीसरा पर्सपेक्टिव आता है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। एनवायरनमेंट टू बी रिस्पेक्टेड एज ह्यूमन बीइंग विल बी हैप्पी व्हेन एनवायरनमेंट इज हेल्दी। देखो, जो थर्ड पर्सपेक्टिव है ये है स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। ये क्या मानता है कि हमें एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो, हम एनवायरनमेंट को यूज करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट हेल्दी होगा तभी ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस होगा और ह्यूमन की लाइफ हैप्पी होगी। अगर एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है तो वो ह्यूमन को डैमेज करेगा, फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी, क्योंकि ह्यूमन टोटली डिपेंडेंट है एनवायरनमेंट पर। इसलिए ह्यूमन बीइंग की ये ड्यूटी बनती है कि उसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसकी वैल्यू करनी चाहिए। हमें कभी भी एयर को, वाटर को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं, अगर वो पोल्यूटेड होगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा हमारी हेल्थ पर, वो डैमेज करेगा हमारी हेल्थ को, और जब हेल्थ डैमेज होगी तो हम साइकोलॉजिकली भी डैमेज होंगे। क्लियर?
अब देखो, अब मैं आपको बता रही हूँ ट्रेडिशनल इंडियन व्यू जो सपोर्ट करता है स्पिरिचुअल अप्रोच को। इसके दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक तो है बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान और दूसरा एग्जाम्पल है चिपको मूवमेंट इन उत्तराखंड रीजन। देखो, पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन होता था, पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा होती थी, क्योंकि किसी तरह का कोई बैन नहीं लगाया था गवर्नमेंट ने। लोगों को भी ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी कि ट्रीज हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हैं। तो उस समय दो कम्युनिटीज एग्जिस्टेंस में आई। पहली थी बिश्नोई कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। ये लोग पेड़ों से बहुत प्यार करते थे, बहुत वैल्यू करते थे, ये ट्रीज की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इन्होंने ट्रीज को काटने पर बैन लगाया। कैसे इन्होंने बैन लगाया? बिश्नोई हगिंग द ट्रीज इन सच अ वे दैट destroyer cannot cut trees without cutting their bodies। देखो, जो बिश्नोई कम्युनिटी के लोग थे राजस्थान में, वो क्या करते थे कि ट्रीज को पकड़ लेते थे और जो पेड़ काटने के लिए आता उससे कहते कि पहले तुम्हें हमें काटना होगा, उसके बाद आप ट्रीज को काटेंगे। तो इस तरह से ये ट्रीज को प्रोटेक्ट करते थे, लोगों को पेड़ नहीं काटने देते थे। इसी तरह से उत्तराखंड रीजन में भी चिपको मूवमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। देखो, चिपको का लिटरली मीनिंग होता है स्टिकिंग, हगिंग, यानी लोग पेड़ों के स्टिक हो जाते थे, पेड़ों को हक कर लेते थे और जो पेड़ काटने आते थे उनको बोलते कि पहले हमें काटो, बाद में आप पेड़ों को काटना। तो इस तरह से वो पेड़ों को प्रोटेक्ट कर रहे थे और चिपको मूवमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इनका एम क्या था? एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज टू कंजर्व फॉरेस्ट, प्रिवेंट लैंडस्लाइड एंड सॉइल इरोजन। दोनों ही मूवमेंट का एक एम था टू कंजर्व फॉरेस्ट, लैंडस्लाइड और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना। क्लियर? तो आपको समझ में आया किस तरह से एनवायरनमेंट और ह्यूमन का रिलेशन होता है, किस तरह से दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। अगर एनवायरनमेंट हेल्दी है तभी ह्यूमन की लाइफ भी हेल्दी होगी। अगर एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है तो वो ह्यूमन की लाइफ को फिजिकली भी डैमेज करेगा और साइकोलॉजिकली भी। क्लियर? होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे का पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। प्लीज लाइक माय वीडियो लेक्चर, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लेना मेरे टेलीग्राम ग्रुप को। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच।